नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मौर्य काल के सेशन को कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 का सेशन होने वाला है। सेशन छोटा रखने के लिए मैं इसे अलग-अलग पार्टों में ला रहा हूं। तो दो-दो पार्ट करके प्रत्येक टॉपिक्स के सेशन आप लोगों को प्राप्त होने प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही साथ सेशन जो है यह अरिहंत के एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित है, जो कि आने वाले 71वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ये हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यदि हम लोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि इस सेशन के अंतर्गत हम लोग न केवल 6 से 12 के एनसीईआरटी नोट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के जो नोट्स हैं उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इन चारों चीजों को मिला करके यह जो बुक है यह तैयार की गई है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा। बुक शॉप में आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोग मौर्य काल के सेशन को प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन से सोर्सेज या स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम लोग बात करें मौर्य काल की तो भारत के एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में इसे हम लोग इतिहास के टेक्स्ट बुक में दर्ज कर सकते हैं। स्रोतों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समकालीन स्रोतों के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो बौद्ध और जैन रचनाओं से हमें मौर्य साम्राज्य को जानने और समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें दिव्यावदान हो, महावंश हो, दीपवंश हो, इन रचनाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य की। साथ ही साथ जैन साहित्य में कल्पसूत्र जिसके रचनाकार भद्र बाहु थे, ये ध्यान रखिएगा, भद्र बाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुराणों की बात करेंगे तो पुराणों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और समकालीन लेखकों की बात करेंगे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो किताबों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अर्थशास्त्र को हम लोग राजनीति शास्त्र की पुस्तक या राजनीति शास्त्र की यह पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके रचनाकार है मुद्रा राक्षस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की जो रचना की है वह आपका गुप्त काल के दौरान की गई है। वहीं सोमदेव की कथा सरित सागर कलहन के द्वारा रचित राज तरंगिणी, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज तरंगिणी से हमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें मौर्य काल से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि अशोक की मृत्यु के उपरांत कश्मीर का शासक जालौक था, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी से मौर्य काल से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे उसका प्रशासनिक ढांचा क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, या राजनैतिक तंत्र कैसा था उस कालखंड में, उसकी जानकारी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वन जो कि एक जैन ग्रंथ है जिसके रचनाकार हेमचंद्र हैं, उन्होंने इस पुस्तक की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें जैन शिक्षकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बुक में हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के अतिरिक्त मौर्य शासकों के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ ध्यान रखेगा कि परिशिष्ट पर्वन से हमें प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उसकी मगध विजय, मगध के अकाल और चंद्रगुप्त मौर्य के जैनाचार्यों से संवाद का विवरण हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ है मंजूश्री मूल कल्प में भी बौद्धों और नंदों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त ये भारतीय स्रोत आपके हो गए। वहीं हम लोग बात करेंगे विदेशी या यूनानी स्रोतों की, जिसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं होती है और कालांतर के लेखकों जैसे प्लिनी और प्लूटार्क ने इसके उद्धरणों को अपने बुक्स में स्थान दिया है, जिससे हमें मौर्य शासनकाल के विषय में विविध जानकारियां प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं
कि निर्याकस हो, अनासिक्रिटस हो या अन्य ग्रीक रचनाकारों ने भी इस दौर में अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिनसे मौर्य काल में घटित ऐतिहासिक रचनाओं का क्रमवार विश्लेषण हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे भारत में ये साहित्यिक स्रोत के अतिरिक्त अभिलेख और मुद्राओं की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो और शक शासक रुद्र दामन के शिलालेखों और अभिलेखों से हमें मौर्य शासन या मौर्यकालीन व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौर्य शासक अशोक पहला शासक था भारत का, जिसने कि अभिलेखों को लिखने का क्रम प्रारंभ किया था। राज्यादेशों को पत्थर पर उत्कीर्ण करवाने का प्रथम प्रयास किया था। अब इस सेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रमुख शासक कौन कौन से थे और उनकी विशेष तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है और इसने चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को पराजित किया और पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने 323 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 298 बीसी तक इसने शासन किया था। यहाँ पर एक तथ्य की ओर मैं आप लोगों का ध्यान अवगत कराना चाहूंगा कि विशाख दत्त की जो कृति है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषल। वृषल का अर्थ विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुलो उत्पन्न, और यह जो वृषल शब्द है, इस शब्द से चाणक्य के मजाक में चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाता था, यह ध्यान रखिएगा। या उसे बुलाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाने के लिए चाणक्य ने वृषल शब्द का उपयोग किया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विशाख दत्त की जो यह कृति है, यह गुप्त काल की है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे जस्टिन की, तो जस्टिन एक यूनानी लेखक था और उसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, या अपने सैन्य अभियान के लिए उसने 6 लाख सैनिकों का प्रयोग किया था। ये जस्टिन का कथन था। और यहाँ पर एक अन्य तथ्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, इन दोनों के मध्य 305 बीसी में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत, जो कि सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका कारण क्या था कि जब इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, तो एक संधि होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र प्रदान कर दिया था, यह ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी उपलक्ष्य में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के शासन या साम्राज्य विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्यों का जो शासन था वह तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़ करके संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके साम्राज्य का विस्तार था। तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। और यहाँ पर ध्यान रखें कि इसके साम्राज्य के विस्तार की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसके लिए 2 पुस्तकों को हम लोग रेफर करते हैं, एक चाणक्य की कीर्ति अर्थशास्त्र और दूसरी मेगास्थनीज की इंडिका। इन दोनों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज बेसिकली एक यूनानी राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ठहरा था। और उसने इंडिका में साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का विशद वर्णन किया है, जिसके अनुसार उसने बताया है कि जो नगरीय प्रशासन था वह एक नगरीय प्रशासनिक तंत्र के रूप में काफी अच्छा स्थान मौर्य साम्राज्य में रखता था, और यह जो प्रशासनिक तंत्र था यही नगरों का प्रशासन देखता था। इसी रचना से हमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय की जो जानकारी है, उसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु से भी प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरणों में था, तो उस कालखंड में वह अपना सिंहासन त्याग देता है
और जैन मुनि भद्र बाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के वह दक्षिण भारत के कर्नाटक चला जाता है और वहीं पर वह श्रवण बेलगोला नामक, जो कि वर्तमान मैसूर में स्थित है, वहां पर 298 बीसी में जैन पद्धति, या जिसे हम लोग संलेखना पद्धति के नाम से भी जानते हैं, संलेखना पद्धति के द्वारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और ये वर्तमान स्थान है उसे हम लोग चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि कर्नाटक के क्षेत्रों तक चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार नहीं था तो वह अपने किसी दूसरे राज्य में जाकर के निवास नहीं कर सकता था, वह अपने साम्राज्य के भीतर ही निवास कर रहा था क्योंकि वह मगध का शासक था। तो ध्यान रखें, कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। वहीं अब बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्यों के इतिहास के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं। अत्यधिक कुटिल होने के कारण इसे कौटिल्य कहा गया और पाटलिपुत्र के एक शिक्षक थे आचार्य चाणक्य, चाणक्य का ही पुत्र था यह, तो इसीलिए चाणक्य भी कहलाया। इन्होंने अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। साथ ही साथ यह उस समय के अपने एक विख्यात महाविद्यालय तक्षशिला शिक्षा केंद्र के आचार्य के रूप में कार्य करते थे। वहां पर ये एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, पुराणों में कौटिल्य को द्विजर्षव या श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। ये सारे फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य और द्विजर्षव, ये सभी के सभी नाम आचार्य विष्णुगुप्त के ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जब इन्होंने रचना की अपने अर्थशास्त्र की, जो राजनीति शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक थी, आधुनिक इतिहासकारों ने चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है आप लोगों से कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। 15 अधिकरण या 15 अध्यायों में इसे विभाजित किया गया है। 180 प्रकरण या उप अध्यायों में इसका विभाजन है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में इसका विभाजन किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों शैली में की गई है और इस गद्य और पद्य शैली को हम लोग मूल रूप से महाभारत शैली के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हो सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किस शैली में की गई है, रामायण शैली, महाभारत शैली या अन्य शैलियों के नाम दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल के सैन्य और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। जब 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बनता है और यह 298 से लेकर 272 बीसी तक मगध का शासक रहा था। इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मैसूर तक विस्तारित था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही था। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लगभग संपूर्ण भारतवर्ष इस कालखंड में मौर्यों के शासन के अंतर्गत था। केवल अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका कलिंग, जिसे हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं, कलिंग और सुदूर दक्षिण भारत के राज्य मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं थे, जिसमें तमिलनाडु और दक्षिण में केरल, वर्तमान तमिलनाडु और केरल राज्यों के हिस्से शामिल थे। यूनानियों के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अमित्र घात का अर्थ क्या है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अतिरिक्त विभिन्न रचनाओं में इसे सिंहसेन और भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार के ही शासन काल में सीरिया का शासक था एंटियोकस। एंटियोकस ने अपने एक व्यक्ति डाइमेकस को अपना राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था और डाइमेकस के सामने ही बिंदुसार ने आग्रह किया था कि वह एंटियोकस को बोले कि उसके लिए सूखी अंजीर, एक मदिरा और एक दार्शनिक का डिमांड किया था। किसने, तो बिंदुसार ने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम, उसने सूखी अंजीर और मदिरा तो भेज दिया लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। इसके पीछे उसने कारण बताया कि हमारे देश में दार्शनिक को किसी दूसरे देश में भेजने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सीरिया के साथ भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बिंदुसार का संबंध था। इसके अतिरिक्त मिस्र का शासक था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायोनिसियस, और यहाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, डायोनिसियस और आपका डाइमेकस, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यावदान में कहा गया है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका विभाजन अब प्रांतों में किया गया था। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रांत था तक्षशिला। तो तक्षशिला प्रांत में जब विद्रोह होता है दो बार, तो उसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। यहीं से हम लोग देखते हैं कि सुसीम और अशोक के मध्य प्रतिद्वंदिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। कालांतर में साम्राज्य के अंतर्गत जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो सिंहासन के लिए दोनों भाइयों के मध्य संघर्ष होता है, जो लगभग 4 वर्षों तक चलता है। यहाँ बात करेंगे बिंदुसार के धार्मिक जीवन की, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखल्ली पुत्र गोशाल था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसकी सभा में विभिन्न आजीवक संत आते जाते रहते थे। बिंदुसार ने 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी, जिसका प्रमुख अमात्य था खल्लाटक। खल्लाटक बिंदुसार का प्रमुख अमात्य या प्रमुख मंत्री था, यह ध्यान रखिएगा। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक और सुसीम के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया था। लेकिन इसका राज्याभिषेक की बात करेंगे, यहाँ 272 होगा, ध्यान रखिएगा। 272 यहाँ पर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, तो ये 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक होता है, और सत्ता प्राप्ति के लिए अशोक को 4 वर्षों का संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस संघर्ष में अशोक को बिंदुसार के मंत्री राधा गुप्त की सहायता प्राप्त होती है, और राधा गुप्त की सहायता से ही अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी या सिंहासन पर अधिकार किया था। इसके अतिरिक्त अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपनी जनता को या अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया था। और अशोक के अभिलेखों को हम लोग मूलतः 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहले दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेखों में हम लोग विभाजित करते हैं। अशोक का नाम हमें अगर देखें तो प्रथम लघु शिलालेख पर ही मिलता है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों और मध्य प्रदेश के 1 स्थान से पाया गया है। ये स्थान कौन कौन से थे? तो मास्की, गुर्जरा, उड़ेगोलम और नेत्तूर, ये ध्यान रखेगा। मास्की, गुर्जरा, उड़ेगोलम और नेत्तूर से अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति होती है, लघु शिलालेखों की, और इन शिलालेखों पर हमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो अशोक के शिलालेख थे उस पे उसका नाम देवानाम्पिय प्रियदर्शी के रूप में प्राप्त होता है, यानी देवताओं का प्यारा शासक। यह देवानाम्पिय प्रियदर्शी अशोक की एक उपाधि भी है, यह ध्यान रखें। अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे तो अशोक के अभिलेख न केवल भारत, वर्तमान भारत, अपितु बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुआ है। और यह अशोक के अभिलेख कुल 45 स्थानों में कुल 182 पाठांतरों में पाए गए हैं। अशोक के जो अभिलेख थे वो मूलतः प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अशोक के जो अभिलेख हैं उसके खरोष्ठी भाषा और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों प्राप्त होती है। अफगानिस्तान के सारे कुना से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि अरामाइक और ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अशोक ने
अपनी जो धार्मिक नीति थी वह एक सहनशील धार्मिक नीति अपनाई। कालांतर में अशोक बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसने किया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय प्रचलित आजीवक संप्रदाय के लिए भी अशोक ने कार्य किया था और गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की पहाड़ियों में विभिन्न गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। और अशोक के द्वारा इन गुफाओं का नाम जो रखा गया था वह था कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि दशरथ जो कि अशोक का पौत्र था, दशरथ के द्वारा भी बराबर की गुफाओं में बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसे हम लोग नागार्जुन गुफा के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब अशोक के शिलालेखों की बात करेंगे तो विभिन्न स्थलों से ये प्राप्त हुए हैं। बिहार से अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है आपका सासाराम बिहार। सासाराम बिहार से भी अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भाब्रू शिलालेख की प्राप्ति होती है और उत्तर प्रदेश के अहरौरा से भी शिलालेख की प्राप्ति होती है। भाब्रू शिलालेख आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान से प्राप्त होता है। अब अशोक ने अपने बृहद शिलालेखों की रचना की है जो कि उनकी संख्या 14 है और यहाँ 14 शिलालेखों में काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अशोक विश्व का पहला शासक था जिसने पशु बलि की निंदा की या फिर पशुओं की चिकित्सा का भी उल्लेख, पशुओं की चिकित्सा का भी प्रबंध इसने करने का प्रयास किया था। अगर हम पहले शिलालेख की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा पहले ही शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। उसके बाद दूसरे शिलालेख में जो बृहद शिलालेख है उसमें कहा गया कि मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया, चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसी दूसरे अभिलेख में हमें दक्षिण भारत के वंश जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र की चर्चा प्राप्त होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत में उस समय जो प्रचलित 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य में से चेर वंश का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के अभिलेखों में जो केरल पुत्र और सत्यपुत्र का उल्लेख हुआ है वह संभवतः इन चेर राजवंश के लिए ही किया गया है। अशोक के तीसरे अभिलेख में विभिन्न राजकीय अधिकारियों की चर्चा की गई है जिसमें कि हमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का विवरण प्राप्त होता है और अशोक ने इन्हें आदेश देते हुए कहा था कि प्रत्येक 5वें वर्ष इन्हें अपने क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। चौथा अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा ही की गई थी कलिंग युद्ध के उपरांत। छठा जो अभिलेख है उसमें प्रतिवेदक की रचना चर्चा की गई है और अशोक ने कहा है कि वह जिस किसी भी स्थिति में हो, चाहे वह रनिवास में हो या बगीचे में हो या सो रहा हो, उसके प्रतिवेदक को आकर के जनता के विषय में जो भी सूचनाएं हैं वह अशोक को प्रदान करें। ये छठे अभिलेख में कहा गया है। 7वें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा की गई। हो सकता है कि उस कालखंड में जो प्रचलित धर्म या संप्रदाय थे उनमें आपस में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई होगी, जिसे समाप्त करने के लिए अशोक ने अपने शिलालेख में उसकी चर्चा की है कि सभी लोग आपसी सहिष्णुता के साथ में जीवन यापन करें। 8वें शिलालेख की चर्चा करेंगे तो इसमें सम्राट की धम्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सम्राट अशोक के द्वारा धम्म नीति का भी प्रतिपादन किया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए उसने धम्म यात्राएं भी की थी और लगभग 256 रातें अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान साम्राज्य के विभिन्न भागों में गुजारी थी। इसी 8वें अभिलेख में बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है जो कि बिहार के बोध गया में स्थित है। 9वें अभिलेख में अशोक ने विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की है और इस पर किए जाने वाले खर्च की भी निंदा अशोक के द्वारा की गई है। 10वें अभिलेख में ख्याति और गौरव की निंदा की है, साथ ही साथ धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अशोक ने किस अभिलेख में ख्याति एवं गौरव की
निंदा की है। तो आपका 10वां अभिलेख हो जाएगा, बृहत शिलालेख हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 11वें शिलालेख की अगर हम लोग बात करें तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था और कहा था प्राकृत भाषा में अपासी नबे बहुकथा ने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, यानी धम्म की जो परिभाषा अशोक ने प्रस्तुत की थी, संक्षेप में यदि हम लोग कह समझें इसे, कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, बहुतों का कल्याण करना, दया दान सत्य शौच, इसके बाद मृदुता आदि का व्यवहार ही धम्म नीति के अंतर्गत आता था। 12वें शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें अशोक ने सर्वधर्म संभाव की बात कही है और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में स्त्री महामात्रों की चर्चा की गई है, तो 12वां बृहत शिलालेख में इसकी रचना की गई है। वहीं 13वें शिलालेख की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। साथ ही साथ इसमें विदेश के पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी इसमें हमें प्राप्त होता है, चाहे सीरिया का एंटियोकस प्रथम हो या मिस्र का फिलाडेल्फस द्वितीय, उनका जो उल्लेख है वह 13वें शिलालेख के अंतर्गत किया गया। साथ ही साथ इसी शिलालेख में हमें भारत के मध्य देश में निवास करने वाले आटविक जनजातियों का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है और इसमें अशोक ने इन्हें आदेश देते हुए लिखवाया है कि इन जातियों को धम्म की नीति का आचरण करना चाहिए, अन्यथा उनके साथ शक्तिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 14वें अभिलेख की बात करेंगे। जब सारा कार्य संपन्न हो जाता है तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था ताकि साम्राज्य में शांति और व्यवस्था कायम हो सके। अब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की, तो ये भारत के विभिन्न प्रांतों से प्राप्त हुए, चाहे आपका मनसेहरा हो, शाहबाजगढ़ी हो, तक्षशिला हो या सारेकुना या कंधार का अभिलेख हो, ये हमें प्राप्त होते हैं भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के विभिन्न भागों से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कंगनहल्ली में एक स्तूप है, कंगनहल्ली में एक स्तूप है जहां पर अशोक के अपने रानियों के साथ में एक मूर्ति का वर्णन, एक मूर्ति का अंकन किया गया है। इसी मूर्ति के नीचे रान्यो अशोक लिखा हुआ है। ध्यान रखें, कंगनहल्ली के स्तूप में रान्यो अशोक शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे अशोक का अंतिम युद्ध, तो अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात ही हम लोग देखते हैं कि अशोक ने भेरी घोष के जगह पर धम्म घोष की नीति अपना ली। और कलिंग की बात करेंगे तो कलिंग वर्तमान ओडिशा को कहा जाता है। अशोक के राज्याभिषेक जब अशोक का हुआ था तो उसके 8 वर्षों के पश्चात यानी कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था और कहा जाता है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस क्षति को देख करके ही अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई और लोगों के ऊपर में सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया, अशोक ने अपनाया था। इसके अतिरिक्त अशोक की अगर बात करेंगे तो इसमें राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसे प्रजा को पुरस्कार और दंड दोनों देने का अधिकार प्राप्त था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसे नोट डाउन करके रखिएगा। साथ ही साथ कंधार अभिलेख की जो प्राप्ति हुई है उससे हमें पता चलता है कि अशोक की धम्म नीति का प्रभाव न केवल सामान्य जनता के ऊपर अपितु विभिन्न हिंसा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ा था, जिसमें बहेलियों और मछुआरों का जिक्र किया गया। बहेलिया जो कि पक्षी को पकड़ने वाले शिकारी होते हैं और मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरों पर भी हुआ था और इन बहेलियों और मछुआरों ने अपने व्यवसाय को छोड़ करके कृषि कर्म को अपना लिया था या कृषक जीवन व्यतीत करने लगे थे। इन्होंने जीव हिंसा को त्याग दिया था। अशोक की धम्म नीति की बात करेंगे तो अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध बन जाता है और उसने बौद्धों को अपार धन भी दिया और विभिन्न धम्म यात्राएं भी की, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं कि 256 रातें धम्म यात्रा में अशोक ने गुजारी थी। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए न केवल भारत अपितु श्रीलंका और मध्य एशिया के देशों में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। ईसा पूर्व 2री और पहली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख हमें श्रीलंका से भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को
अशोक ने श्रीलंका भेजा था और इसके लिए अशोक ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक आया था ताकि ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तक की यात्रा उनके पुत्र और पुत्री कर सकें। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीसरा बौद्ध संगति जो था वह अशोक के काल में ही किया था और अशोक ने अपने धम्म नीति के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, जिसका उल्लेख 5वें शिलालेख में किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अशोक विश्व का पहला शासक था जिसका आदर्श था राजा का पिता तुल्य होना। ये ध्यान रखिएगा, राजा का पिता के तुल्य होना अशोक का उच्च आदर्श था और अपने अधिकारियों और अपने प्रतिनिधियों को उसने आदेश दिया था कि वह प्रजा की देखभाल करे, प्रजा की रखवाली करे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक ने अपने धर्म का प्रचार विभिन्न वर्गों के मध्य किया। साथ ही साथ इसने विभिन्न वैदिक कर्म कांडों का भी विरोध किया था। विशेष रूप से अगर हम लोग बोले तो स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का वह प्रख्यात विरोधी था और उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर भी रोक लगा दी थी। अशोक के पश्चात हम लोग देखते हैं कि जब अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हो जाती है तो उसके अगले 50 वर्षों के उपरांत उसे कमजोर उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के ऊपर शासन कर रहे होते हैं और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी के आसपास कर दी जाती है और मगध पर मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अशोक की बात करें तो अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य के ऊपर कुणाल यहाँ का शासक बना था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दिव्यावदान में इसे धर्म विवर्धन भी कहा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न हो सकता है कि किस मौर्यकालीन शासक को धर्म विवर्धन कहा गया है, तो वह अशोक के उपरांत मौर्य शासक बनने वाला शासक कुणाल था। राजतरंगिणी का उल्लेख यहाँ करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि मगध में कुणाल का शासन था और उसी के समकाल में कश्मीर का शासक जालौक था और ऐसा लगता है कि साम्राज्य का विभाजन इस कालखंड में हो चुका था ताकि उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उससे बचा जा सके। अशोक के अन्य उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो उसमें संप्रति दशरथ, शालीसुक और अंतिम शासक मौर्य शासक बृहद्रथ का नाम हमें प्राप्त होता है। तो मौर्य काल के शासकों का संबंधित सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगले सेशन में हम लोग मौर्य काल से संबंधित जो भी प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन है उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।